हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। आपके साइंस में जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो हम लोग सिलेबस को शुरू से समझ लेंगे कि किस तरह से बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10 का जो साइंस है, उस साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। क्लास 10 के साइंस को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका फिजिक्स हुआ, दूसरा क्या केमिस्ट्री हुआ, तीसरा आपका बायो हुआ। अब बात यहाँ पर ये है कि क्लास 10 का जो साइंस है उसमें कितने मार्क्स आते हैं। 20 नंबर का क्या प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, उसमें 80 में आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। थ्योरी एग्ज़ाम में 80 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से फिर आपका 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। मतलब जो क्लास 10 का जो हमारा साइंस है, जो हम लोग का जो साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मिल करके क्लास 10 का जो साइंस है उसमें 80 नंबर का एग्जाम में सवाल पूछेगा। उस 80 नंबर में से आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। बाकी 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ये बात समझ में आती है। वहाँ पे उस 80 नंबर जो आपका जो है, ये 80 नंबर में फिजिक्स के भी सवाल होंगे, बायोलॉजी के सवाल भी होंगे और केमिस्ट्री के भी सवाल होंगे। अब बायो के कितने कितने नंबर के होंगे, केमिस्ट्री के कितने होंगे, और केमिस्ट्री के 27 मार्क्स के क्या बोलते हैं क्वेश्चन होंगे, उसी तरह बायो के 27 मार्क्स होंगे। कुल मिलाकर के आपका 80 मार्क्स का होगा। उस 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपका क्या होगा, 40 नंबर का आपका होगा क्या, ऑब्जेक्टिव, और 40 नंबर क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। अब बात करते हैं हमारा जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, कौन कौन से सिलेबस है ना। कि क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक विज्ञान, इसका सिलेबस की बात करते हैं। जो पहला जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार, लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जो क्लास 10 का सिलेबस है, मैं उस सिलेबस को बता रहा हूँ। कुल कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं। उस पहला चैप्टर आपका बता दिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा क्या है, अम्ल, क्षार, लवण, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और तीसरा धातु और धातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा चैप्टर है तत्व एवं उसके आवर्त वर्गीकरण। जो आपका छठा लास्ट जो चैप्टर है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो क्लास 10 के केमिस्ट्री में कितने कितने आपका चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर हैं। उन 6 चैप्टर में हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग थंबनेल को देख करके भी समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है, जिसका नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आखिर ये जो क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर में कितने सवाल आते हैं। आप जनरली 2011 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो इस चैप्टर में जनरली देखा ये गया है, ऊपर नीचे हो सकता है, देखा ये गया है कि चैप्टर से आपका जो सवाल पूछा गया है, कितने ऑब्जेक्टिव 3 पूछे गए। कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। और बात किया जाए सब्जेक्टिव बोले तो आपका 2 नंबर वाला जो सवाल होता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, 2 सवाल पूछे जाते हैं। तो 2 दूनी 4 किया जाए तो इस तरह से यहाँ पर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स, कुल मिलाकर 7 मार्क्स। मतलब इस चैप्टर का जो वेटेज है, इस चैप्टर का जो मार्क्स जो आने का एग्जाम में जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो लगभग 6 से 7 नंबर का लगभग जनरली पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे आगे। ये जो चैप्टर है, क्या सर ये आसान चैप्टर है, क्या ये चैप्टर मुझे आसान लग सकता है, क्या जो हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर टफ है या कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जनरली क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है वो बच्चों को टफ लगता है, कोई बच्चों को आसान लगता है। अब आसान किसके लिए किसको लगता है या किसको टफ लगता है, ये उस बच्चे के ऊपर है कि वो कितना मेहनत कर रहा है। आप आप ढंग से मेहनत करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अब क्लास 10 के केमिस्ट्री किसको आसान लगता है, किसको टफ लगता है, इसको समझना होगा। खास करके इस चैप्टर को हम लोग पहले बात करते हैं, ये चैप्टर आसान है कि टफ है। तो मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ये चैप्टर क्लास 10 का आसान है। क्या है चैप्टर, ये चैप्टर आपका आसान है। अब आसान कहने का क्या मतलब है, इसको समझना बात को। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली थ्योरी अक्सर बच्चे रट लेते हैं, परिभाषाएं रट लेते हैं, उसको अच्छे से याद कर लेते हैं।
बच्चे अक्सर होता क्या है केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं, जो खास करके जो केमिस्ट्री के जो मतलब रिएक्शन होता है उसको देख करके डर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला हो या जो हम लोग समीकरण होते हैं उसको देख करके डर जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण होता है, इन चीज़ों के बारे में पर बात करते हैं। देखिए क्लास 10 का पूरी केमिस्ट्री खास करके आपको आपको क्या बोलते हैं जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि लगेगा कि टफ है। मतलब जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री का ना हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन आसान है क्लास 10 का। खासकर क्लास 10 की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री। अब आसान कैसे लगेगा उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं उन चीज़ों को, लेकिन आप लोग उन चीज़ों को क्या किए हैं, भूल गए होंगे, या उन चीज़ों के बारे में पढ़े तो हैं लेकिन उन्हें याद नहीं है। तो उन चीज़ों को आपको वापस से ढंग से समझना होगा, पढ़ना होगा। सबसे पहले आप लोग क्लास 10 का जो केमिस्ट्री है, जिसका केमिस्ट्री जो आप लोगों ने पढ़े होंगे उसमें बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन उसमें से जो आपका तीसरा और जो चौथा है जिसका नाम है आप लोगों को पता होना चाहिए तत्व, और उसकी तत्व यौगिक, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पर आप लोगों ने तत्वों का नाम सब याद किया होगा, तत्वों का नाम हाइड्रोजन हीलियम वो सब जरूर याद किए होंगे। उसी तरह तत्वों का संकेत है ना, हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच, लिथियम का एल, इसी तरह आप लोगों ने याद किया, ऑक्सीजन का ओ, नाइट्रोजन का एन, मतलब इस तरह से आप लोगों ने कार्बन का सी है ना, इस तरह संकेत आप लोग याद किए होंगे। उसी तरह तत्वों का परमाणु संख्या है ना, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, इस तरह से आप लोगों ने परमाणु संख्या याद किया होगा। परमाणु तत्वों का आप लोगों ने द्रव्यमान भी याद किया होगा ना, आप लोगों ने परमाणु द्रव्यमान को भी याद किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा होगा और संयोजकता निकालना सीखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं क्लास 9 में आप लोगों ने यदि गलती करी है, आप लोगों ने क्लास 9 में ये 6 टॉपिक यदि नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको बता दूं क्लास 10 में यदि ये 6 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको क्लास 10 का केमिस्ट्री भी रटना होगा। यदि आप क्लास 10 की केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, यदि क्लास 10 की केमिस्ट्री को आप रटना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इन 6 टॉपिक को पहले क्लियर करना पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक हैं, तो मैं आपको बताया सर, पहला है तत्वों का नाम। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको तत्वों का नाम नहीं पता होता है, उनको संकेत नहीं पता होता। जैसे मैंने लिखा Na, अब उस बच्चे को Na का मतलब नहीं पता, Na बोलेगा सर नाना, उसको नहीं पता है कि Na किसका संकेत है। उसी तरह जैसे मैं बोल दूं सर C किसका संकेत है, Cl किसका संकेत है, Ca किसका संकेत है, तो बच्चे जनरली इन्हीं चीजों में फंस जाते हैं। अब इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इन चीजों को याद रखना पड़ेगा कि किसका संकेत क्या है। जब आपके सामने में समीकरण आता है, जब आपके सामने में सूत्र आता है, तो आपके अंदर डर आ जाता है कि ये क्या चीज हमें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का जो बेसिक चीज है वो आपको नहीं आता है। तो केमिस्ट्री की बेसिक चीज क्या है, तो केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज है वो हमारा है क्या, वो है हमारे तत्वों का नाम। हमें तत्वों के नाम पता होना चाहिए, हमें तत्वों का संकेत पता होना चाहिए, तत्वों का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, तत्वों का संयोजकता पता होना चाहिए। अब ये चीज आपको कैसे आएगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले तत्वों का आप नाम को देखिए। सबसे पहले तत्व आपको मैं बता दूं, क्लास 10 में आप तत्व ज्यादा से नहीं याद कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तो 30 तक याद करना होगा हर हाल में। कम से कम तो आपको कितना, 30 तो याद करना ही होगा। आप 30 तक याद नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। कल दिक्कत कब होगा, जब आपके सामने मैं एक समीकरण लिखूंगा, तब वहां पर आप फंस जाइएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए सर, ऐसी स्थिति में हमें अभी के अभी इन चीजों को याद कर लेना चाहिए। इन चीजों को आज याद नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। तो मैं आपके सामने में सभी तत्वों का संकेत, उसकी परमाणु संख्या और उसका परमाणु द्रव्यमान आपको मैं याद करा दूंगा अभी के अभी। चलिए मेरे साथ आप एक एक करके ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्या है, पहला है आपका पहला जो परमाणु संख्या है उसका नाम और संकेत आपके सामने में लिखा हुआ है। पहला है हाइड्रोजन, जिसका संकेत क्या होता है, जिसका संकेत होता है, जिनका संकेत क्या होता है सर, जिनका संकेत होता है H। और परमाणु संख्या की बात किया जाए, परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 1 होता है। उसी तरह हमारा दूसरा क्या है, हीलियम, जिसका संकेत होता है He, परमाणु संख्या 2 होता है। उसी तरह लिथियम, जिसका संकेत होता है Li, परमाणु संख्या 3 होता है। उसी तरह क्या बेरिलियम, परमाणु संख्या क्या होता है 4, संकेत क्या होता है Be। उसी तरह बोरोन, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 5, संकेत क्या होता है B। उसी तरह कार्बन, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 6, संकेत क्या होता है C। उसी तरह नाइट्रोजन, परमाणु संख्या क्या होता है 7, संकेत क्या होता है N। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है O। उसी तरह परमाणु उसका 8 क्या, उसका परमाणु संख्या होता है 8। उसी तरह फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है 9, परमाणु संख्या 9 और संकेत F। उसी तरह नियोन, परमाणु संख्या क्या होता है 10, संकेत क्या होता है Ne। उसी तरह सोडियम, परमाणु संख्या क्या होता है 11, संकेत क्या होता है Na। उसी तरह मैग्नीशियम,
उसी तरह बात करें किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसको देखिएगा गौर से। मैग्नीशियम जो होता है उसका परमाणु संख्या क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12। क्या होता है, 12। क्या होता है, 12। और परमाणु संख्या 12 होता है, संकेत क्या होता है, Mg। उसी तरह एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, Al। परमाणु संख्या क्या होता है, 13। उसी तरह अब सिलिकॉन का परमाणु संख्या Si, उसका परमाणु संख्या क्या होता है, 14। उसी तरह फास्फोरस का परमाणु संकेत P और परमाणु संख्या 15। मतलब आपके सामने में मैंने जो ये जो चीजें लिखा हूं ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपका संकेत है। चलिए बात करेंगे, अगला है सल्फर, जिसका परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है 16, संकेत होता है S। उसी तरह क्लोरीन फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन, जिसका संकेत होता है क्या, Cl। परमाणु संख्या क्या होता है, 17। उसी तरह आर्गन परमाणु संकेत क्या होता है, परमाणु संकेत होता है Ar और परमाणु संख्या क्या होता है, 18। उसी तरह पोटासियम संकेत क्या होता है, K। परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या 19। उसी तरह कैल्शियम परमाणु संकेत क्या होता है, Ca। परमाणु संख्या क्या होता है, 20। इस तरह से आपके सामने में जो है लिखा हुआ है, कहाँ तक, 30 तक। आपको 30 तक याद कर लेना है। क्लास 9 की केमिस्ट्री में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको याद कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां 30 तक आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जो परमाणु संख्या आपके सामने में जो परमाणु संख्या होगा, जो परमाणु संख्या होगा उस परमाणु संख्या का आपको कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, संयोजकता लिखना, ये चीज सिखा रहा हूँ। देखिए क्लास 10 में आपको ये जो टॉपिक मैंने जो बताया ये आएगा तो ही आप क्या कर पाएंगे, क्लास 10 की केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। क्लास 10 की केमिस्ट्री को रटना नहीं है, समझना है। बहुत आसान है, समझने के ऊपर ध्यान देना है। अब समझने के लिए आपको परमाणु संख्या, संकेत, उसका परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ये चीज आनी चाहिए। अब ये चीज कैसे आएगा, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो यहाँ ध्यान दो, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए आपके सामने में एक संकेत में लिख रहा हूँ सोडियम। क्या लिख रहा हूँ, सोडियम। अब सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। परमाणु संख्या सर 11 क्या होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तरीका, जो परमाणु होता है आप लोग जानते हो कि परमाणु जो होता है सर उसके में उसके जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोटॉन होता है, क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पाया जाता है, वो कक्षाओं में पाया जाते हैं। क्या पाया जाता है, कक्षाओं में, कहाँ कक्षाओं में क्या पाया जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो हमारा सोडियम है उसका परमाणु संख्या कितना, बात आपको पता लगा, तो परमाणु संख्या जो हमारा सोडियम है उसका परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 11 है। कितना, 11 है। परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या 11। इस परमाणु संख्या इसका 11 है तो जाहिर इलेक्ट्रॉन कितना हो, परमाणु में प्रोटॉन भी होगा इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 11 है। प्रोटॉन की संख्या भी कितना है, प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इसको दिखाते हैं आप। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है इसको ध्यान, इलेक्ट्रॉन बेसिकली कक्षाओं में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कक्षाओं में। अब सभी कक्षाओं का अपना अपना क्या होता है, अपना अपना पावर होता है, क्षमता होता है। अब ये क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ज्ञात किया जाता है 2n² से, एक फॉर्मूला होता है 2n², को बोरबरी ने दिया था। इससे क्या होता है, इस किसी भी परमाणु का कितना इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ होता है, कक्षाओं में होता है। बेसिकली कहाँ पर इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं में। और ये कक्षा अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग क्षमता होता है। और ये क्षमता कैसे ज्ञात किया जाता है, 2n² से ज्ञात किया जाता है। अब मैंने ये कहा कि सर जो पहला वाला कक्षा होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता होता है। उसी तरह दूसरा वाला कक्षा कितना, 8 होता है। तीसरा का भी 8 होता है। चौथा का कितना, 18 होता है। और बात करें सर पांचवा कितना होता है, 32। इस तरह से चलते रहता है। अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग क्षमता होता है, ये क्षमता मैंने लिख दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि सर ये जो हमारा सोडियम है इसका पहला वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, इसी वजह से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखा। अब बात करेंगे सर दूसरा वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दूसरा वाला कक्षा में रहता है आपका कितना इलेक्ट्रॉन, आपका रहता है 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें से 11 में से कितना इलेक्ट्रॉन चला गया, 11 में से आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा कितना, 8। अब सॉरी कितना बचा, 9 बचा। अब उस 9 इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूँ। पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, दो वाला इलेक्ट्रॉन पहला वाला कक्षा में गया है, बचा कितना है, 2। 11 से 2 चला गया तो कितना बचा, 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन को मैं दर्शा रहा हूँ, नहीं सकता हूँ 8 ही दर्शा सकता हूँ, क्योंकि दूसरा वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का हमारा ये क्षमता होता है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। तो 8 और 2 कितना हो गया, 8 2 आपका 10 हो गया। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 10 में आपका 11 में से 10 चला गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ दर्शाएंगे, उस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा में दर्शाएंगे। कहाँ दर्शाएंगे, बाहरी कक्षा में। अब समझो बात को इधर,
यहाँ पर मैं आपके सामने में जो परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया हूँ, इस स्ट्रक्चर में, इस परमाणु की संरचना में मैं आपको दिखाया इलेक्ट्रॉन का विन्यास, इलेक्ट्रॉन को बांटना। इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाता है? इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की क्षमता, कक्षाओं की क्षमता के हिसाब से बांटा जाता है। पहला वाला कक्षा का क्षमता ये है कि सर वो 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। दूसरा वाला का क्षमता क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। तीसरा वाला का भी 8 क्षमता रखने का होता है। उसी तरह चौथा वाला का 18 है। उसी तरह पांचवा वाले का कितना? 32। इस तरह से अलग अलग कक्षाओं का अलग अलग क्षमता होता है। अब बात यहाँ पर यह है कि सर हमारे पास जो सोडियम है, उस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बोला सर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना 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 प्रोटॉन भी होगा। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना परमाणु संख्या। तो मेरे पास जो क्या है, जो मेरे पास सोडियम है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या सर उसमें कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना? 11। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना है? प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन तो आपका क्या बोलते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन कक्षा में पाया जाता है। बात करें सर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन आपका नाभि में पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता है। अब बात यहाँ पर ये है सर, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसको कभी भी आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर नाभिक में एक बल कार्य करता है जिसका नाम है नाभिकीय बल। और ये नाभिकीय बल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि एक तरह से पावरफुल बल होता है, जो क्या होता है उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध करके रखता है। इसी वजह से तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से निकल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षाओं में घूमता रहता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ? मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। मैं आपको ये जो सिखाना चाहता हूँ, क्या मैं जो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, कोई तत्वों का संकेत आपको क्या बोलते हैं कि आना चाहिए, परमाणु संख्या आपको आना चाहिए, परमाणु का द्रव्यमान आना चाहिए, विन्यास आना चाहिए, संयोजकता आना चाहिए। पहले आप संयोजकता और क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखिए। आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखना आना चाहिए, देखो सिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला क्लोरीन, क्या बोला मैंने? क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या आपको पहले पता होना चाहिए। परमाणु संख्या कितना होता है इसका? क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है क्लोरीन का 17। कितना होता है परमाणु संख्या क्लोरीन का? क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा उसको सोचते हैं। क्लोरीन का संकेत क्या होता है सर? क्लोरीन जो होता है उसका संकेत होता है, उसका संकेत होता है सी। क्या होता है संकेत? Cl। इसका परमाणु संख्या 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा ऐसे। सबसे पहले वाला कक्षा में रहेगा 2, दूसरा में कितना? दूसरा में क्या बोलते हैं कि 8, 8 2 कितना हो गया? 8 2 आपका हो गया 10। तीसरा वाला में कितना? तीसरा वाला में आप 8 आएगा, मान लो 8 तो पता है सर 8 आता है, आपको पता होना चाहिए। पहला वाला में 8, पहला वाला 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में कितना? 18, पांचवा में 32। इस तरह से होना चाहिए। तो पहला वाला आपको मैंने अलर्ट दिखा दिया, दर्शा दिया। दूसरा वाला 8 दर्शा दिया। तीसरा वाला में 8 रखना है, लेकिन 8 नहीं रखना। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होगा, आप बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा तब तो। क्योंकि पहला वाला में 2 रखे, दूसरा वाला में 8 रखे, 8 2 10 हो गया। अब 10 17 से 10 चला गया, कितना बचा? 17 से 10 चला गया तो जाहिर से बात 7 बचा। तो यहाँ तो 8 बढ़ा नहीं सकते ना, यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ बढ़ाना पड़ेगा अब कितना? यहाँ बढ़ाना पड़ेगा हमको कितना? हमको बढ़ाना पड़ेगा कितना? 7 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 7 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों 7 बढ़ाया सर? क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन ही बचा है। पहला वाला कक्षा में 2 आपको दिखाता हूँ कक्षा बना करके। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने में छोटा सा क्या बना रहा हूँ? क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्लोरीन का स्ट्रक्चर को देखिए गौर से। ये आपका क्या है? ये आपका क्लोरीन है। इस क्लोरीन में मैं आपको पहला वाला में बोला कि सर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा में सर कितना रहेगा? 8 रहेगा। 3 हो गया, 4 5 6 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। अब कितना बचा है? 10 17 से 10 चला गया तो बचा 7। अब उस 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शाओ। 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ, देखो गौर से। 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही आएगा। अब बात यहाँ पर ये कि सर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तरसेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास तत्व होते हैं, वो तत्व हमेशा क्या चाहता है? वो हमेशा चाहता है कि अपना कक्षा पूरा करें। अब वो कक्षा पूरा करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा किसी भी न किसी के पास आना आना होते रहता है, क्योंकि हमारे पास जो तत्व है, वो क्या हमेशा चाहता है? अपना कक्षा पूरा करे। अब कक्षा पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा या तो ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन दान करना, ग्रहण करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक का स्थानांतरण कहलाता है। अब समझना बात को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मैं आपके सामने में जो लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही लिख रहा था।
तो इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और संयोजकता क्या होता है, संयोजकता जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या जितना इलेक्ट्रॉन किसी को दान करेगा, वही क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो हमारे पास जो क्या है, जो हमारे पास तत्व है क्लोरीन है, और यहाँ पर सोडियम की भी जो बात किया, तो बात ये कर रहा हूँ कि सोडियम का संयोजकता क्या होगा। देखो संयोजकता का मतलब मैंने आपको सीधा सीधा समझाया, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हमारे पास जो क्या है, जो हमारे पास सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। क्यों दान करेगा सर, क्योंकि पहली कक्षा में उसका 2 है, दूसरा में कितना है 8 है, तीसरा में कितना 1 है। तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को क्यों रखेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जनरली लिखा नहीं जा सकता है, 2 भी नहीं सकता, 3 भी नहीं सकता है। देखो याद रखना, आपके बाहरी कक्षा में यदि 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए, 3 आए, तो ये कोई भी तत्व हो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है। हाँ कितना है, 4 आए, 4 को छोड़ो, यदि 5 आए, 6 आए, 7 आए, तो ऐसी स्थिति में तत्व क्या करे, सोच इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो क्या है, जो हमारे पास कैल्शियम है, जो हमारे पास क्लोरीन है, उसका संयोजकता आप लोगों के सामने में लिख दिया हूँ। इसका क्या बोलते हैं कि संयोजकता आपको बोलना है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा हुआ है। संयोजकता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। तो मुझे ये बताओ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा, मन में सोचो। तो बात सर क्लोरीन ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्लोरीन क्यों करेगा, क्योंकि बाहरी कक्षा में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका कक्षा पूरा हो जाएगा 8, क्योंकि आपको पता होना चाहिए तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कक्षा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा क्लोरीन का जो संयोजकता होगा, क्या होगा, संयोजकता इसका क्लोरीन का वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, क्यों 1 हुआ, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, मुझे बात। उसी तरह मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम का भी इलेक्ट्रॉन दान किया, इसी वजह से उसका संयोजकता क्या हो गया, 1 हो गया। मैं उसी तरह बात करूं सर कार्बन का, बताइए। अब मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग तत्वों को लेकर के, उन तत्वों के बारे में आपको सोचना है। क्या सोचना है कि वो जो हमारे पास तत्व है उसका संयोजकता, उसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, उसको आपको मैं बता रहा हूँ। एक ध्यान दीजिए इधर, देखिए हमने बोला कार्बन, क्या बोला, कार्बन। तो कार्बन का पहले परमाणु संख्या आप लिखो। कार्बन का परमाणु संख्या हो तो सर कितना, 6, आपको पता होना चाहिए। अब उसका सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना, 2। पहला वाला कक्षा में अब 6 है, तो जाहिर सी बात है पहला वाला में 2 बचा, कितना 4, तो दूसरा वाला में 4 आया। तो इसका संयोजकता क्या होगा, ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 4 होता है। अब संयोजकता की बात करते हैं, किसकी संयोजकता बात करते हैं, कार्बन का। तो कार्बन का संयोजकता होता है 4, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या ग्रहण करेगा। उसी तरह बात करें, मैं आपके सामने बात करता हूँ ऑक्सीजन का। किसकी बात करता हूँ, ऑक्सीजन का। किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का संकेत होता है O, परमाणु संख्या होता है कितना, 8। कितना होता है परमाणु संख्या, 8। अब बात करें सर इसकी संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता होगा 2 6। अब 6 क्यों हुआ, समझे बात को। पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, दूसरा वाला में कितना रखे, 6 रखे, तब ना 6 2 8 होगा। अब बात ये सर इलेक्ट्रॉन को दान करेगा ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर बाहरी कक्षा में इसका मतलब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। पहला वाला में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 32। तो बात ये सर पहला वाला तो हमारा फुलफिल है, दूसरा वाला में 6 होना चाहिए लेकिन 8 है। जब 8 है तो सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन 2, 6 देना मुश्किल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण आसान है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो अपना कक्षा पूरा कर देगा ये। तो अपना जब कक्षा पूरा करेगा तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, ऑक्सीजन का 2 6 हुआ, लेकिन संयोजकता कितना होगा, संयोजकता 2 होगा। संयोजकता 2 क्यों होगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। जाहिर सी बात है जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, परमाणु संख्या 8 है, तो 8 होगा। लेकिन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 है। अब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देगी, 8 पूरा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना 8 पूरा होगा। तो उस 8 को पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और ये जो 2 ग्रहण किया, मतलब जाहिर सी बात है 8 पूरा करने के लिए जो 2 ग्रहण किया, ये 2 ही क्या है, 2 ही ऑक्सीजन का संयोजकता है। क्या है, संयोजकता है। अब समझ में आया संयोजकता क्या होता है। संयोजकता सीधा सीधी कहते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करता है या जो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किया या जो आपने क्या बोला ग्रहण किया या जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इंग्लिश में इसको वैलेंसी कहते हैं।
और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में बांटना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इतनी बात समझ में आया? तो मैं आपको जो सिखा रहा था क्लास 10 में जो बात बता रहा था अभी, तत्वों का नाम, तत्वों का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संवेगता, तो ये 6 जो टॉपिक है ये क्लास 9 का टॉपिक है। बात यहाँ पर यह है कि क्लास 10 में आपको इसको ढंग से समझना होगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपको वापस से वही वाली कहानी हो जाएगी जो आप लोग करते आ रहे हो, केमिस्ट्री रट रहे हो। केमिस्ट्री जो होती है वो रटने वाला चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। अब समझेंगे कैसे? तो मैंने बोला इससे जो तत्वों के, जो हमारा केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो क्या है? तत्वों का संकेत, उसका परमाणु संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन विन्यास, संवेगता, ये 6 चीजें आपको आ जाए तो केमिस्ट्री का सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो खेल है इन्हीं चीजों का होने वाला है। इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कौन ग्रहण करेगा, कौन त्यागेगा, इन्हीं चीजों को समझना है। बेसिक चीज यही है। कोई भी तत्वों कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो कैसे बना, अब इन चीज़ों को समझना है। इन चीज़ों के समझने में कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जनरली बच्चों को संकेत, उसका परमाणु संख्या पता ही नहीं होता है, जिस वजह से बच्चा क्या होता है, वो आपके जो रिएक्शन होते हैं उनमें फंस जाते हैं, उनमें सूत्र को देख करके वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने में सूत्र लिख रहा हूँ, एक सूत्र क्या लिख रहा हूँ किसका, जैसे मैंने लिखा CaO। अब बच्चा देख करके इस सूत्र को देख करके क्या बोलेगा, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं बोल पाएगा। इसका नाम तो वही बोल पाएगा जो उसने नाम को पहचाना होगा। Ca का मतलब होता है सर कैल्शियम। Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। अब जो बच्चा कैल्शियम का नाम सिर्फ सुना होगा, संकेत नहीं सुना होगा तो बोल नहीं पाएगा। तो उसी तरह कैल्शियम का संकेत आपको याद होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है सर? O होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O होता है। ये ऑक्सीजन किसका संकेत है? ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन और जो आपका कैल्शियम है वो आपस में क्या किया, आपस में इलेक्ट्रॉन का दान किया, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर किया और करके क्या बना, एक यौगिक बना जिसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे बोलेंगे? कैल्शियम का संकेत क्या होता है? कैल्शियम का संकेत होता है Ca, ऑक्सीजन का होता है O, जिसको मिला के हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझते हैं चीजों को और भी। हम लोग जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तत्वों का संकेत, उसका परमाणु संख्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब चीज सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या? एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास तत्व है उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आप कभी भी याद नहीं करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? क्योंकि एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप क्या करेंगे, इन तत्वों को तत्वों का याद रखेंगे, तत्वों का संकेत याद रखेंगे, लेकिन उसका द्रव्यमान याद नहीं रखेंगे। क्योंकि द्रव्यमान याद रखना कोई बड़ी कमाल नहीं है। इसको बहुत आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? सुनना गौर से। देखो, जो हमारे पास तत्व है उन तत्वों का क्या करना है, आपको परमाणु संख्या याद रखना है, उसका क्या करना है, संकेत याद रखना है, उसका नाम याद रखना है। परमाणु द्रव्यमान कैसे याद होगा सर? छोटा सा ट्रिक। देखो, जो भी तत्व है उन तत्वों का परमाणु संख्या पर आप गौर करेंगे तो जो भी सम संख्या वाला तत्व होगा, मतलब जिस तत्व का परमाणु संख्या यदि सम संख्या में होगा, क्या होगा? सम संख्या में होगा। सम संख्या समझते हो ना, जो 2 से पूरा भाग लग जाता है सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या जो होगा, जो सम संख्या आपको दिख रहा होगा, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, है ना, 12 हुआ, 14 हुआ, उसी तरह 16 हुआ। तो ये जो आपका सम संख्या वाला जो शब्द, जो आपका क्या बोलते हैं परमाणु संख्या है, उनमें क्या करना है, उनको 2 से मतलब क्या करना, गुना कर देना। क्या करना है? उसको 2 से गुना कर देना। आपको समझो बात को। जैसे आपका परमाणु संख्या किसका है, मैं परमाणु संख्या बात कर रहा हूँ किसका, मैं परमाणु संख्या बात कर रहा हूँ किसका, परमाणु संख्या बात कर रहा हूँ आपका लिथियम का। किसका? लिथियम का परमाणु संख्या कितना, 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि इसका 2 है तो 2 से क्या करना, गुना कर देना। 2 दूनी कितना, 4। उसी तरह इसका परमाणु संख्या किसका, आपका बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है, 4। तो क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना है। 4 कितना, 4 गुना 2, 4 दूनी 8। उसी तरह कितना, किसका, आपका किसका 6 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6। तो 6 को किससे गुना कर देना, 2 से गुना कर देना है। मतलब सिर्फ 2 से गुना करना है, 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब ये कि परमाणु द्रव्यमान आपका तुरंत निकल जाएगा। ये जो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, ये एक आपका क्या एवरेज दिया हुआ है ना, आपकी किताबों में जनरली होता है इसमें पॉइंट में। आपको याद नहीं रखना है, परमाणु द्रव्यमान याद रखना भी नहीं है, परमाणु द्रव्यमान निकालने आना चाहिए। निकालना कैसे निकल जाता है कि जो भी हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास तत्व होगा,
जो भी हमारे पास तत्व होगा उस यदि वो समसंख्या में आता है तो उसको क्या करना है, उसको 2 से गुना कर देना। क्या करना है, 2 से गुना कर देना। जब 2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। बात ये कि सर जो समसंख्या नहीं है, जो विषम संख्या, उसका क्या होगा, तो समझो बात को, जो आपका विषम संख्या में होगा, जो क्या होगा, जो विषम संख्या में होगा उसको क्या करना है, उसको 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है। जैसे 3 गुना 3 है ना, 2 से गुना करो प्लस 1 कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7। उसी तरह बात करें सर किसका, आपका किसका, नियोन नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो 7 को क्या करो, गुना कर दो 2 से और प्लस क्या कर दो, 1 कर दो। 7 दूनी 14 और 1 कितना, 7 दूनी 14 और 1 15। कितना, किसका 15 हो जाएगा, नाइट्रोजन का। समझे बात। अब यहां पर एक चीज याद रखना है, क्लोरीन का और किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है सर, 1 है। तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 1 जोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसका याद रखोगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है ना, उसका परमाणु एक, आपको ये बात याद रखना है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन विन्यास सब एक होता है, बराबर होता है, क्योंकि उसके पास उसके नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया था। इसी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान जितना होगा उसका परमाणु संख्या भी वही होता है। अब याद रखने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जो हमारा क्लोरीन है, जो क्या है, परमाणु संख्या जो हमारा 17, जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन का बात करें कहाँ पर, क्लोरीन ये जो आपको दिख रहा है क्लोरीन, क्लोरीन जो है उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, मेरे को बताया था अभी 7 होता था ना। तो जो हमारा क्लोरीन होता है उसको क्या करना, जैसे अपने गुना करना है 7 से, मान ले आपने क्या किया, 7 से उसको 2 से गुना किया, 7 से प्लस 1 किया तो कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 1, 7 दूनी 14 थोड़ी 17 होता है, 17 दूनी 34 और 35 होता है। लेकिन याद रखना है इसका 35.5 होता है। आपको ये बात क्लोरीन का और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान याद रखना है, बाकी सब चीज़ों को याद नहीं रखना है। इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है, जो समसंख्या होगा उसको 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना करके उसको क्या बोलते हैं कि बढ़ा देना है, आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। तो विषम संख्या होगा 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। इस तरह से आपको मैंने परमाणु द्रव्यमान याद रखने का ट्रिक बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात करेंगे सर जो हमारा क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, आपने उसका नाम बताया, क्या बताया, उसका नाम है, क्या नाम है उसका चैप्टर का, पता होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले चैप्टर का दिखाया था। इस आपके कितने चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, है ना, कितने चैप्टर हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री में, कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर आपको दिख रहा होगा। 6 चैप्टर कौन कौन से हैं, पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं कि सर क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर हमारा क्लास 10 का पहला चैप्टर क्या है सर, पहला चैप्टर जो है वो है आपका केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ना है, क्लास 10 में जो चैप्टर है उसके टॉपिक को मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें से अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ाऊंगा, है ना। तो समझना बात को, पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसका क्या क्या लक्षण क्या क्या है, उसको मैं बताऊंगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसी तरह संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सब यही बात करूंगा। उसी तरह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या होता है। आप लोग क्लास 10 में जो चैप्टर है पढ़ेंगे, जो क्लास 10 का पहला वाला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, उसके टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि जो लेक्चर आएगा वो टॉपिक के हिसाब से ही आएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक है। छठा टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, ऊष्माक्षेपी, उसमें ये सारी अभिक्रिया हैं। इन अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे। संचारण क्या होता है इसके बारे में इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। विकृत घनता क्या होता है, दहन क्या होता है, और द्रवीय पेट्रोलियम गैस क्या होता है, ये सब टॉपिक आपको क्लास 10 के पहले वाला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखो समझो बात को, मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ आपको। जब से आप इस दुनिया में आए हो तो 2 तरह से चीजों को देखते होंगे, मतलब दुनिया में जो आप देख रहे होंगे परिवर्तन, वापस से परिवर्तन, आप लोगों ने जो परिवर्तन देखा है 2 तरह से देखा। परिवर्तन क्या होगा, जो हमेशा के लिए होते हुए देखा हो। जैसे समझो बात को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा
भोजन का पचना, भोजन का पचना। उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा खाना पकाना, उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा, इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज का जलना, भी जलना। उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह आप लोगों ने क्या देखा होगा, उसी तरह आप लोगों ने क्या देखा होगा, बर्फ का पिघलना। उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा पानी का भाप में बदलना। आप लोगों ने इसे जरूर देखा होगा। परिवर्तन जो होता है वो दो तरह होता है, एक ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए हो जाए और एक परिवर्तन ऐसा जो कुछ देर के लिए हो। जैसे आप लोगों ने देख ध्यान दिया होगा पानी में कि जो पानी होता है सर, उसको जब गर्म करते हैं क्या हो जाता है, भाप में बदल जाता है। अब उस भाप को ठंडा किया जाए तो वापस से पानी बदल जाएगा, पानी को ठंडा किया जाए फ्रिज में रखा जाए तो वो बर्फ बन जाएगा। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो कि चीज़ों को बदल रहे हो वापस से, या चीज़ों को क्या बोलते बदल रहे हो फिर बदल के वापस से लेके आ रहे हो। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को धूप में रख के क्या हो गया आपका, बदल गया पानी में, पानी में बदल गया। पानी को खूब गर्म किए तो भाप में बदल गया, भाप को ठंडा किए पानी में बदल गया, पानी को ठंडा कर फ्रिज में रख दिए बर्फ बन रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी जो होता है क्या होता है, आपका जो बर्फ है क्या है, आपका जो बर्फ है, सॉरी, आपका क्या है, आपका जो बर्फ है, समझो बात को इधर, आपका जो क्या है, आपका जो बर्फ है क्या है, आपका जो बर्फ है वो किस में बदल रहा है, वो बदल रहा है पानी में, किस गर्म करने पर ना। पानी को खूब गर्म किया किस में बदला, भाप में बदला, किस में बदला, भाप में बदला। अब भाप को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो वापस से पानी में बदल जाएगा, पानी को ठंडा कीजिएगा वापस से बर्फ बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप वापस से जा रहे हो फिर वापस से आ जाते हो, मतलब फिर इधर से आ तो फिर इधर से आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपने भोजन को क्या किया, पचाया, तो पचे हुए भोजन को वापस से भोजन में नहीं बदल सकते हो। जैसे आपके घर में खाना है, आपने खाना बनाया, सब्जी मान लिया बना लिया, तो क्या सब्जी को वापस से वापस से फिर बदल सकते हो। जैसे आपने घर में चावल पक गया, पके हुए चावल को वापस से चावल पे तो नहीं बदल सकते हो। तो कहने का मतलब ये, जैसे आपके सामने में मोम है ना, मोम क्या है, मोम है, इस मोम को क्या कर सकते हो, समझो वापस से समझो बात को, मोम को पिघालोगे तो आप लोगों ने मोमबत्ती देखा होगा, तो मोमबत्ती के अंदर जो मोम होता है उसको जब पिघालेंगे ना तो पिघल कर पानी बदल जाएगा, फिर इसको गर्म कीजिएगा तो वापस से मोम बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन जो हुआ ये हमेशा के लिए नहीं हुआ, ये कुछ समय के लिए हुआ। लेकिन वहीं पर आपके सामने में मोम के अंदर जो बत्ती होता है, जो आप लोगों का जो सूद होता है, उसको यदि जल जाता है ना, जो बत्ती होता है मोमबत्ती के अंदर जो बत्ती होता है उसको जब जलाएंगे तो जल करके इसमें बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो बताओ राख जो बदला है, राख को वापस से बत्ती में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ परिवर्तन जो होता है सर दो तरह का होता है। एक होता है क्या, एक होता है आपका हमेशा के लिए बदल जाए और एक कुछ समय के लिए बदले। तो ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए बदल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। क्या उसको बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और ऐसा परिवर्तन जो क्या हो, जो कुछ देर के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, भौतिक परिवर्तन। तो आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो परिवर्तन हुआ वो दो तरह का हुआ, एक हुआ भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चीज़ नया नहीं, कोई भी चीज़ जो बनता है वो नया चीज़ बनता है, और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया चीज़ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है हमेशा के लिए बदल जाता है, और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कुछ समय के लिए होता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ नहीं बनता है ना, ये बात को याद रखिएगा। अब समझो, रासायनिक परिवर्तन से आया है क्या पता है, रासायनिक परिवर्तन से आया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन से क्या आया है,
रासायनिक परिवर्तन से आया है रासायनिक अभिक्रिया। इससे रासायनिक परिवर्तन से आया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन से क्या आया है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको समझिएगा गौर से। देखो, जब भी कोई पदार्थ, समझो बात को वापस से, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। देखो पहले समझो, हमारे पास जो पदार्थ है, हमारे पास जो पदार्थ होता है, पदार्थ बेसिकली इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती है। मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 होती है। क्या होती? ठोस, होता द्रव, तीसरा होता गैस। पदार्थ 3 अवस्था में, 3 मतलब स्टेज में पाया जाता है। तो इंग्लिश में बोलते ठोस को सॉलिड, द्रव को बोलते हैं लिक्विड, है ना। इसको बोलते हैं गैस को, इंग्लिश में गैस बोलते हैं जनरली। अब बात ये है सर, हमारे पास जो पदार्थ है, जैसे मैंने क्या पदार्थ का एग्जांपल लिया, जैसे मैंने पदार्थ का एग्जांपल लिया आपके सामने में बर्फ। क्या लिया? बर्फ। क्या लिया? बर्फ लिया। इस बर्फ के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं हुई है जिसकी वजह से बर्फ पानी में बदला। किसमें बदला? पानी में बदला। किसमें बदला? पानी में बदला। अब इस पानी को हमने खूब गर्म किया, तो जिसकी वजह से किसमें बदला? भाप में बदला। तो अब हमें समझना ये है कि इस बर्फ के साथ हुआ क्या था कि पानी में बदला। इस पानी को मैंने गर्म किया, तो इस पानी में हुआ क्या कि वह बर्फ में बदल रहा। अब बर्फ को आपने गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, इसको ठंडा किया तो पानी में बदला। पानी को ठंडा किया तो बर्फ में बदला। समझना आपको यहाँ पर यह है कि बर्फ के साथ हुआ क्या। जनरली आप लोग क्या समझते हो कि सर की बर्फ जो है उसको मैंने फ्रिज में रखा, ऐसे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्रिज के अंदर हुआ क्या, उसको उस चीज को समझना है। देखो, बर्फ को, तो यहाँ बर्फ लिख दिए हैं, यहाँ पर वाष्प होना चाहिए। क्या है आपका? वाष्प को बोलते भाप, है ना। तो वाष्प में बदला। अब समझना आपको यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो पदार्थ है, उस पदार्थ में हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तन ला रहे हैं। परिवर्तन कैसे ला रहे हैं? उसकी अवस्था में हो, उसके रंग में हो, गंध में हो, है ना। समझो बात को, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो पदार्थ है, क्या है? जो पदार्थ है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तन ला रहे हैं। क्या परिवर्तन कैसे? या तो अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन, या उसके रंग में परिवर्तन, है ना। या फिर उसके गंध में परिवर्तन, क्या उसके गंध में, या उसके रंग में, या उसके क्या बोलते हैं कि इसमें, या फिर उससे भाप निकल, या फिर उससे वाष्प निकलता हो, उष्मा गर्म निकलता हो ना, उष्मा निकलता हो। या फिर क्या बोलते हैं कि उस पर और भी जैसे अवक्षेप बनता हो, अवक्षेप मतलब जिसको बोलते हैं अवक्षेप, अवक्षेप वगैरह बनता हो। तो ये संकेत होता है जब भी हमारे पास कोई पदार्थ क्या हो, जब भी हमारे पास कोई पदार्थ क्या करता है, जब भी हमारे पास कोई पदार्थ क्या करता है, अपना अवस्था बदलता है, रंग बदलता है, गंध में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, या फिर अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनाता है ना, भाप वगैरह निकलता है। तो ये क्या है? ये बताता है कि पदार्थ का क्या हुआ, पदार्थ के अंदर कुछ बदलाव आया है। ये जो बदलाव हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किस कैसे हुआ है? रासायनिक परिवर्तन से आया है। इन पदार्थों के अंदर अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन, इसकी वजह से जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का जो डिफिनेशन होगा उसको कैसे लिखिएगा, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, समझिए। मैं इसकी डिफिनेशन को लेता हूँ रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कैसे बोलिएगा, बोलना पड़ेगा। जब जब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है? जब या दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होती है? आपस में क्रिया, अन्योन्य क्रिया, या बोल सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होती है? पदार्थ क्रिया करके, क्या करके? क्रिया करके, क्रिया करके एक एक भिन्न गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्म वाले, भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का, भिन्न क्या होता है? भिन्न गुणधर्म वाले, सॉरी, भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का
निर्माण करते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को या इस तरह के परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक, इस तरह की क्रिया को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है जनरली, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन रासायनिक जो आपका ये होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम लोग अलग अलग तरह से दर्शाते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसको दर्शाने का अलग अलग तरीका होता है। अब इन तरीकों के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, जब तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।